Hello all. In today's lecture, we are going to talk about what supply. सप्लाई शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि सप्लाई के अंडर में 4 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपके ये चारों पैरामीटर्स कवर होते हैं तभी वो जीएसटी के परव्यू में आएगा। अगर चारों में से कोई भी एक पैरामीटर आपका कवर नहीं होता तो वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे चारों के चारों पैरामीटर्स फुलफिल होना कंपलसरी है। अगर चारों पे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तभी आपका उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपका जीएसटी नहीं लगेगा और वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हो जाएगा। हमारा पहला पैरामीटर है कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स या तो आप गुड्स सप्लाई करोगे या फिर सर्विसेज सप्लाई करोगे, लेकिन गुड्स और सर्विसेज में आपका मनी और सिक्योरिटीज कवर नहीं होती हैं, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड आता है कि सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। यहाँ कंसिडरेशन का मतलब है आइदर इन कैश और इन काइंड। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो शेड्यूल 1 में कवर होती हैं। शेड्यूल 1 की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्ड पैरामीटर वो कहता है कि सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जो भी आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की, वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस के अलावा किसी चीज़ के लिए है तो वो आपका सप्लाई में कवर नहीं होगा। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम आगे स्लाइड से बात करते हैं। और फोर्थ पैरामीटर है कि सप्लाई शुड बी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। या टैक्सेबल पर्सन का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा पैसों के लिए और बिजनेस से रिलेटेड होगी, उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। अगर वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, दैट मीन्स वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है और वो आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, वो जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकता। एंड शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि जो भी वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है कंसिडरेशन के लिए और वो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में भी हैं, वो टैक्सेबल होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्स के परव्यू से बाहर रखे हैं, जिसपे हम जीएसटी को कवर नहीं करते। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको ना ही हम गुड्स मानते हैं ना ही हम सर्विसेज मानते हैं, वो हमारे शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमने सीखा कि अगर आपके ये 4 पैरामीटर्स है, चारों के चारों पैरामीटर्स आपके कवर होने चाहिए तभी वो सप्लाई मानी जाएगी। अगर आपके चारों में से कोई भी एक पैरामीटर मिसिंग है तो वहाँ पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। पहला गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और काइंड, लेकिन कंसिडरेशन के अंडर में कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं विदाउट कंसिडरेशन। मतलब हम उनके बदले में ना तो कोई गुड लेते हैं, ना सर्विस, ना कैश लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सप्लाई मानते हैं और हमारा जीएसटी लगता है। ऐसे गुड्स या सर्विसेज की हम शेड्यूल 1 में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट था कि हमारा जो भी हम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए। इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि वो बिजनेस के लिए नहीं भी होगी तब भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। और फोर्थ पैरामीटर है आपका टैक्सेबल पर्सन ये गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसा कि हमने अभी बात करी है, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो वो कंसिडरेशन के बदले में होनी चाहिए या फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज आपका बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे गुड्स का मतलब है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स वो गुड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है उसको हम गुड्स बोलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, बिल्डिंग हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हम बिल्डिंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते। या फिर लैंड की बात करो, आप लैंड को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो आपका लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपका लैंड और बिल्डिंग गुड्स में कवर नहीं होगा। गुड्स में खाली वही चीज कवर होंगी जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स क्या होती हैं जो आपकी जमीन से जुड़ी होती है। ग्रास हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, आप नर्सरी में देखते हो प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो लैंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसको हम गुड्स मानते हैं और ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है।
अब हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज से कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं गिवन, सिर्फ सर्विसेज में आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ आपका गुड नहीं है वो सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज में कवर होंगी, लेकिन ना तो गुड्स में ना ही सर्विसेज में आपका ना ही मनी कवर होगा और ना ही सिक्योरिटीज कवर होंगी। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज में आपका मनी और सिक्योरिटीज कवर नहीं होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप बैंक गए और आपने बैंक में जाके अपने 1000 रुपीज अपने सेविंग बैंक अकाउंट में सबमिट करें। सो यहाँ पे जैसे भी आप मनी के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो वो आपका ना ही गुड माना जाएगा ना ही सर्विसेज, वो आपका जीएसटी के परव्यू से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर अगर आप बैंक से जाके लोन लेते हो तो आप लोन के ऊपर ईएमआई देते हो, लोन प्लस इंटरेस्ट वापस करते हो, तो ये भी आपका मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये भी आपका जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर आप थर्ड पार्टी ट्रांसफर करते हो, आप अपना पैसा अपने फ्रेंड को दे रहे हो, रिलेटिव को दे रहे हो, किसी को भी ट्रांसफर करते हो बैंक से, तो अगेन वो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर अगर आप बैंक जाते हो, आप वहाँ पे 500 का नोट देते हो और कहते हो 500 के नोट के बदले में 50-50 के आप 10 नोट ले लेते हो, तो अगेन ये भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, इस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। या एक और एग्जांपल लेते हैं। आप किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास गए और उससे कहा कि 500 रुपए के बदले में यूएस डॉलर्स दे दो, तो अगेन आप 500 के बदले में दूसरी करेंसी ले रहे हो, तो ये भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और ये भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर आप प्रॉमिसरी नोट लेते हो, प्रॉमिसरी नोट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात करें, सिक्योरिटीज को हम शेयर्स, डिबेंचर्स या डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। अगर आप कोई भी शेयर या डिबेंचर खरीदते हो या कोई डेरिवेटिव लेते हो तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे सिक्योरिटीज एक चीज और की बात करते हैं। सपोज करो आपने घर किराए पे लिया और आपने वहां पे सिक्योरिटी जमा करी। जब भी आप घर किराए पे लेते हो तो जो ओनर होता है वो टेनेंट से एक सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज करता है, तो उस सिक्योरिटी अमाउंट को भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसका टेनेंट हो और आप उसका ओनर का घर छोड़ते हो, तो आप उससे कहते हो कि ये जो सिक्योरिटी था ये लास्ट मंथ में आप एडजस्ट कर लो। अगर वो सिक्योरिटी को लास्ट मंथ के रेंट में एडजस्ट करता है तो इसको हम सर्विसेज मानेंगे, फिर वो जीएसटी के परव्यू के अंदर आएगा और उस पर जीएसटी चार्जेबल होगा। लेकिन अगर हम कोई भी मॉनेटरी या सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड हम सर्विस देते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल की बात करी कि आप एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास गए और आपने उससे कहा कि आप 500 रुपए के बदले में यूएस डॉलर्स लेना चाहते हो, तो जो आपने 500 रुपए के बदले में यूएस डॉलर्स लिए हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर आपको ये सर्विस देने के बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करता है, लेट्स से हम सोचते हैं उसने 50 रुपीज चार्ज करे आपके 500 को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो उसने 50 रुपीज चार्ज करे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि उसने अपनी फीस ली है आपके मनी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर अगर आपका लॉटरी, बैटिंग या गैम्बलिंग से कुछ भी अमाउंट आता है तो वो भी कवर होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई की बात करेंगे इसको हम स्कोप ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। आपके सप्लाई में इन सारे पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट कवर होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट इन सब में से कवर नहीं है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। पहला आपका आता है सेल एंड ट्रांसफर। सेल का मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल करा और उसके बदले में पैसे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपकीपर हो, आपने कस्टमर को गारमेंट सेल करे और उसके बदले में आपने अमाउंट चार्ज करा, so it will be considered as a sale। या फिर अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, एक चोर ने गाड़ी चुराई और उसको सेल कर दिया। गाड़ी तो चुराई है लेकिन उसने जब भी सेल करा तो इसको हम
जीएसटी में जीएसटी के परव्यू के अंदर है और इसको हम सेल मानेंगे और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे नारकोटिक्स ड्रग्स की बात करें कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नारकोटिक्स ड्रग्स भेजे हैं, नारकोटिक ड्रग्स हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है, तो इसको हम यहाँ पे सेल नहीं मानेंगे, तो हेंस इट वोंट बी अ सप्लाई। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी चीज को यूज करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी एक प्रिंटिंग मशीन है, आपने उसे अपने फ्रेंड को दे दी 2 महीने के लिए यूज करने के लिए, और उसके बदले में आपने 20,000 रुपीज एज अ रेंट चार्ज कर लिया। यहाँ पे आपने अपनी जो प्रिंटिंग मशीन थी वो ट्रांसफर करी अपने फ्रेंड के पास, लेकिन आपने ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करी। सो दैट मीन्स ट्रांसफर में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जैसे हमें पता है कि हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज दे रहे हैं, या फिर एक सर्विस के बदले में दूसरी सर्विस दे रहे हैं, या गुड के बदले में हम सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आप लॉयर हो, आपने एक कारपेंटर को सर्विस दी, आपने कारपेंटर का केस लड़ा और कारपेंटर ने उसके बदले में आपके घर का फर्नीचर सही करा। सो दैट मीन्स आपने अपनी सर्विस दी और उस कारपेंटर ने आपको अपनी सर्विस दी, तो इसको हम बार्टर सिस्टम कहेंगे और ये सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे जब आपने कारपेंटर का केस लड़ा, आपको भी टैक्स देना है, और जब कारपेंटर आपका फर्नीचर सही करेगा उसको भी टैक्स देना है, कि दोनों के दोनों आपका सप्लाई के अंडर में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप टैक्स दोगे। या फिर एक्सचेंज की बात करें, आप देखोगे कितनी स्कीम्स निकलती है कि आप पुराना फोन दो या पुरानी वॉशिंग मशीन दो और नई वॉशिंग मशीन ले लो। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो आपने पुराना फोन आपका 5,000 में सेल हो रहा है और आपने उसके बदले में नया फोन खरीदा 20,000 का, तो आपको शॉपकीपर ने क्या कहा, आप 15,000 दे दो और प्लस आप अपना पुराना फोन दे दो। यहाँ पर आपने दिए तो 15,000, लेकिन जो आपका टैक्स अमाउंट लगेगा, जो सप्लाई मानी जाएगी, वो 20,000 की मानी जाएगी। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आप कार डीलर हो, आपने एक नई गाड़ी बेची 5 लाख की, उसके बदले में आप पुरानी गाड़ी उससे ले रहे हो 50,000 की। दैट मीन्स जो कस्टमर है उसने आपको 4.5 लाख दिए, लेकिन यहाँ पर जो जीएसटी है वो पूरा 5 लाख पे लगेगा। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक गुड के बदले में दूसरा गुड लिया जा रहा है, लेकिन जो जीएसटी है वो कंप्लीट अमाउंट पे लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस की। लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको परमिशन मिल रही है कि अथॉरिटी से कि आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज कर सकते हो, या फिर ट्रेड कर सकते हो। सो दैट मीन्स आप कुछ भी चीज करने के लिए लाइसेंस लेते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो IBM क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर यूज करने की परमिशन देता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर आप टेम्परेरी यूज कर रहे हो या परमानेंट यूज कर रहे हो। तो जब भी IBM आपको परमिशन दे रहा है, तो दैट मीन्स आपको लाइसेंस दे रहा है कि आप उसका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। उसके बदले में आप उसे अमाउंट दे रहे हो, और यहाँ पर वो जीएसटी के अंडर में आएगा। आप जीएसटी, आप जो टैक्स का अमाउंट दोगे वो IBM को दोगे, और IBM गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करेगा। नेक्स्ट आपका आता है लीज और रेंटल। रेंटल का मतलब होता है कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और उसके बदले में मंथली पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना घर किराए पे दिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, और उसने उसके बदले में 10,000 रुपये चार्ज करे, तो यहाँ पर आपका सप्लाई माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए घर किराए पे देते हो, ये जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। सप्लाई है लेकिन वो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप वही प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए देते हो, तो वो सप्लाई मानी जाती है, सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा।
सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आप दे रहे हो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। अगर हम लीज की बात करें, लीज का मतलब है कि दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एक लेसर होता है, एक लेसी होता है, और आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने के लिए या कोई एसेट यूज करने के लिए दिया जा रहा है, आपको ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स एक लैपटॉप डीलर है, उसने क्या करा, लैपटॉप्स वाई को दिए लीज पे 1 साल के लिए और उसके बदले में 1000 रुपए महीना चार्ज करा एज अ लीज रेंट। यहाँ पर मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। लास्ट फॉर्म आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है कि आप जो आपके एसेट्स हैं, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर बिजनेस बंद कर रहे हो या फिर कोई भी एसेट जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो वो खराब हो गया, अब आप उसको बिजनेस से अलग कर रहे हो या फिर एज अ स्क्रैप या वेस्ट या किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, आप गुड्स डिस्पोज कर रहे हो, तो अगेन उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो आपका बिजनेस है और आप अपना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो और उसके बदले में आपने 20,000 रुपीज चार्ज करे, तो जो भी आपने 20,000 रुपीज चार्ज करे हैं उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है कंसिडरेशन। हमने सबसे पहले 4 पैरामीटर्स की बात करी थी। पहला पैरामीटर हमने बात किया था गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। सेकंड पैरामीटर है हमारा कंसिडरेशन। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई करते हो तो आपको या तो उसके बदले में कैश मिलेगा या फिर आपका काइंड में मिलेगा। तो आपको बस ये नहीं देखना कि आपको कैश चाहिए, कैश या काइंड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि आपने आपके कस्टमर को ही आपको कैश देना है, कोई थर्ड पार्टी भी आपको कैश देगी तो उसको भी हम कंसिडरेशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, तो जरूरी नहीं है मिस्टर बी ही मिस्टर ए को कैश देगा, हो सकता है मिस्टर सी, अगर थर्ड पार्टी मिस्टर सी उसको मिस्टर ए को कैश दे रहा है तो उसको भी हम कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानते। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे, गुड्स या सर्विसेज ना भी सप्लाई करो फिर भी अगर आपको कुछ भी अमाउंट मिलता है तो उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। लेकिन जब भी हम कंसिडरेशन की बात करेंगे यहाँ पर आपकी पॉकेट मनी इंक्लूड नहीं होगी। आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले रहे हो, उसके बदले में आप ना तो गुड्स दे रहे हो उन्हें ना सर्विस दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अमाउंट मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। या फिर आपको कोई गिफ्ट्स या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अगेन वो भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। या फिर डाइवोर्स के टाइम पे एलिमनी अमाउंट अगर मिलता है तो वो भी आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज करो आपने अपना प्लेन का टिकट बुक कराया एक ऑथोराइज डीलर से, आपके जो ट्रेन के या प्लेन के टिकट के चार्जेस हैं लेट्स से 20,000 है, तो जब भी आप 20,000 पे करोगे उसको टिकट बुक करने के लिए, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो डीलर, आपका ऑथोराइज डीलर जो आपका टिकट बुक कर रहा है, आपसे 500 की फीस चार्ज करता है और कमीशन चार्ज करता है टिकट बुक करने के लिए, तो वो जो आप 500 रुपीज दोगे उसको हम कंसिडरेशन मानेंगे। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो एक डांस सोसाइटी है, उसने एक डांसर को हायर करा है और उसके बदले में उसको 20 लाख रुपीज दे रहा है प्लस 2 लाख की गाड़ी भी दे रहा है। तो यहाँ पर आपका कैश भी है और काइंड भी इंक्लूड है। 20 लाख रुपीज कैश हो गए और 2 लाख की काइंड हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे कंसिडरेशन आपकी 22 लाख की मानी जाएगी। यहाँ पे आपके 20 लाख मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है एंड 2 लाख नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे 22 लाख पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपने एक बिजनेस खरीदा या फिर XYZ लिमिटेड ने ABC कंपनी को खरीदा और ABC कंपनी को खरीदने के लिए उसने उसको 30 लाख रुपीस के एसेट्स लिए प्लस 10,000 रुपीस कैश में दिए।
तो यहाँ पे आपके 30,000 रुपीज जो एसेट्स हैं वो नॉन मॉनेटरी हो गए और 10,000 जो आपने कैश दिया वो मॉनेटरी हो गया। सो टोटल वैल्यू 40 लाख की कंसिडरेशन यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन सपोज करो आप रेड लाइट जंप कर देते हो, जिसके बदले में आपके 1,000 रुपीज का फाइन लगता है। सो दैट मीन्स आप अगेन 1,000 रुपीज फाइन गवर्नमेंट को दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो भी आप 1,000 रुपीज का फाइन दे रहे हो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो XYZ एक कंपनी है, उसने एक कैमरा सेल ऑफ करा है मिस्टर एक्स को ऑन रिटर्नेबल बेसिस, कि अगर आप कैमरा वापस करते हो तो आपके पैसे वापस में हो जाएंगे। 10 दिन बाद मिस्टर एक्स ने देखा कि कैमरा खराब हो गया, तो वो XYZ लिमिटेड के पास दोबारा गया और उसने कैमरा वापस कर दिया और XYZ लिमिटेड ने जो भी कैमरे का अमाउंट था वो मिस्टर एक्स को वापस कर दिया। सो दैट मीन्स यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे और ये जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक आर्ट गैलरी है और आर्ट गैलरी मिस्टर एक्स एक पेंटर है, वो आर्ट गैलरी को अपनी पेंटिंग सप्लाई करता है। सो यहाँ पे मिस्टर एक्स आर्ट गैलरी को सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, वो इसके बदले में पैसे नहीं ले रहा, तो इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर कोई पेंटिंग खरीदता है और फिर पेमेंट करता है तो उसको कंसिडरेशन मानेंगे और वो सप्लाई के अंडर में कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जो भी गुड्स या सर्विसेज आप सप्लाई करोगे वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जीएसटी खाली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे लगता है। जो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज फॉर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। अगर इन सब से रिलेटेड कुछ भी है तो उसको हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी किसी भी चीज में एंगेज होती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उसको भी हम बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करी विदाउट एनी कंसिडरेशन। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है सो दैट मीन्स आप उसके बदले में कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, सो it will not be considered as imported services as consideration is not there, तो इस पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे आपकी एक एक्सेप्शन आती है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे आप देखोगे मैं सिर्फ सर्विस की बात कर रही हूँ, गुड्स की बात नहीं कर रहे। अगर आप दूसरी कंट्री से कोई भी सर्विस लेते हो, आप इंडिया में हो और आप यूएसए से कोई भी सर्विस लेते हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, और उसके बदले में आप पैसे दे रहे हो, कंसिडरेशन है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आप गुड्स की इंपोर्टेशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सर्विसेज की इंपोर्टेशन कर रहे हो और उसके बदले में आप कंसिडरेशन कैश दे रहे हो। तो यहाँ पे चाहे वो सर्विस बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है और वो जीएसटी के परव्यू के अंदर आती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली के अंदर बिजनेसमैन है, वो एक कंसल्टेशन सर्विस लेता है मिस्टर वाई से जो यूएसए में है और उसके बदले में 1,000 रुपीज देता है। वो कंसल्टेशन सर्विस दे रहा है जिससे उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। अब यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड उसने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करी है, तो ऑब्वियसली वो जीएसटी के परव्यू के अंदर है। लेकिन अगर हम सेम एग्जांपल लें, मिस्टर एक्स अगेन बिजनेसमैन है और वो मिस्टर वाई यूएसए से 10,000 की सर्विस लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन यहाँ पे वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, बिजनेस यूज के लिए नहीं ले रहा। सो दैट मीन्स वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो सर्विस ले रहा है वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होगी और वो जीएसटी उस पर लायबल
होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बाहर से कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा। With this, we comes to an end of today's lecture. In the next lecture, we will be talking about Schedule 1, Schedule 2 and Schedule 3. For further reference, you can refer my book, Introduction to GST. Thank you.